तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दें, जिससे लगातार उन लोगों का भी भला हो जाए और सभी लोग साथ साथ में इस मैथमेटिक अखाड़े में आसानी से सवालों को समझ पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। देखते हैं आज के सवाल, आज के सेशन में किस तरह के सवाल आप लोग करने वाले हैं। गुड इवनिंग आकांक्षा। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। मेरा नाम है डॉक्टर ललित, मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को मैथमेटिक्स। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा जब मैं प्रैक्टिस सेशन को शुरू करता हूं तो बिल्कुल जीरो से लेकर चलते हैं और लास्ट में सवालों को टफ होते चले जाते हैं। तो उन्हीं सभी को जो आपको समझना है, बिगिनिंग आसान सवालों से करनी है और बाद तक भारी सवालों को पढ़ लेना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन है 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है। जब प्रीवियस सेशन में पढ़ाए थे वहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू में था, अब यहाँ 3 वैल्यू आपको दी गई हैं। 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, ये आपको बताना है। और हमें आशा है कि आप सही जवाब का, सही विकल्प का चुनाव अवश्य करेंगे। तो देखते हैं आपको, अगर मैं इसमें 5 का स्थानीय मान की बात करता हूं तो इसमें कितना होगा, दैट इज़ 50। इसमें कितना होगा, दैट इज़ 500। इसमें कितना होगा, दैट इज़ 5 के आगे 3 0 यहाँ पर आप लगाएंगे। और अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 5000 प्लस 500 प्लस 50 और सबको जोड़े तो क्या मिलेगा, 5550। यानी राइट ऑप्शन क्या होगा साहब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, पहला सवाल था, काफ़ी अच्छे से उम्दा प्रदर्शन आपका रहा, काफ़ी अच्छे प्रश्नों के जवाब आप देते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आपके स्क्रीन पर ये रहा। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर तो प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या है। यहाँ 3 सवाल एक साथ आपके साथ जुड़े हैं, सवाल को समझिएगा। देयर आर 3 क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हैं कि आप पहले 80,808 को 108 से भाग करेंगे, फिर आप 90,909 को भाग करेंगे, दोनों से जो शेषफल प्राप्त होंगे उनका आपस में डिवाइड करेंगे, तब आप आंसर देंगे। बेसिक फंडा ये है। तो देखते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 80,808 में अगर हम 108 का डिवाइड करते हैं तो ये 7 टाइम जाएगा, है ना। 8 7 56 और 7 एकम 7। यहाँ से 8 से 6 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 52। आपने 0 उतारा, आपने कहा अब ये 5 बार जाएगा, और 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। 4 8 32, 4 एकम 4, कितना बचा, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 3 गए 8 और फिर 8 आया। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया 8 बार, तो 8 8 64 और 8 एकम 8, कितना बचा, 8 में से 4 गए 4, 2 24। तो इसको भाग करने पर आपको 24 मिलता है। क्लियर है। अब दूसरे वाले को डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा था 90909 में 109 का डिवाइड करना था। ओके करते हैं। ये कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। ये भी 8 9 72, 8 एकम 8, कितना बचा, आपने कहा 9 में से 7, 10 में से 7 गए 3, 37। अब क्या इधर मिला, आपने 0 उतारा, जो जाएगा 3 बार। 3 नाम 27, 3 एकम 3। यहाँ से कितना बचा 3, यहाँ से कितना बचा 5। आपने फिर यहाँ से 9 उतारा, जो जाएगा 5 बार। 5 नाम 45 तो होगा नहीं, देखो 5 नाम 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 4 बार ही जाना चाहिए। है ना। तो 4 बार देखें तो 4 नाम 36, 4 एकम 4, 9 में से 3, 0 और 1 मिनट 4, दैट इज 0। तो 3 यहाँ से शेष बचा। यानी आपने क्या देखा, इसको इससे डिवाइड करते तो 24, जब 909 को डिवाइड किया तो कितना बचता है, आपने कहा 3। तो अब इन दोनों शेषफल का डिवाइड करना था, तो 24 का 3 में डिवाइड करेंगे, दैट इज 8। तो राइट ऑप्शन क्या था, 8। सवाल आसान है,
प्रश्न आसान है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। प्रश्न आसान था, थोड़ा सा घुमा दिया गया है जिससे कि आप पढ़ने में सवाल को, गणित की भाषा को समझने में समस्या उत्पन्न हो जाए और आप सवाल को गलत करें। और प्रश्न बनाने वाला यही चाहता कि आप प्रश्न को गलत करें। एक और सवाल, सी नहीं था, इसका जवाब ए था। एक और, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 3:1/3? इट्स 3:1/3। यानी 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? अगर मैं आपसे बात करूं, एक सवाल पूछूं, मुझे बताओ कि भाई 20 रुपए में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो आप क्या करोगे? आप करोगे से 20 रुपए में कितने सिक्के, आप 5 का डिवाइड कर दोगे, आपको 4 आंसर मिलेगा। 20 रुपए में कितने 5 हैं, आपने 5 का डिवाइड कर दिया। यही तो कर रहे हो, तो सेम इसमें भी वही कर लो। 3 3 9 और 1 10, यानी 10/3 में कितने 1/6 हैं? अगली बार क्या हो जाएगा? 10/3 मल्टीप्लाई बाई 6/1, 3 दूनी 6 यानी 20। राइट ऑप्शन 4। बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब, काफ़ी अच्छा तालमेल, काफ़ी अच्छे जवाब आपकी तरफ से आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जवाब काफ़ी अच्छे आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब जवाब रियली में बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल और बात करते हैं एक और प्रश्न की। देखते हैं एक और सवाल, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। 10 धाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई किसके बराबर हैं? 10 tens प्लस 1100 प्लस 12 यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट? 1213, 1,11,000, 12, 1,01,112, 1,212। तो 10 दाएं, ये सवाल मैंने करना आपको सिखाया हुआ है, शायद आप सभी जानते हैं इस सवाल को मैंने आपको करना सिखाया है। कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, उसने बोला 10 धाई है ना, तो धाई का मतलब 10 ही होता है, इसकी 10 की गुणा कर दो, दैट इज 100। 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा का मतलब होता है 100, 1100 ना, 100, तो कितना होगा? 1100। 12 इकाई, इकाई मीन्स यूनिट 1, तो 12 ये हो गया, जोड़ दें तो 2 1 2 1, यानी 1 2 1 2, यानी राइट ऑप्शन इसका भी 4 हुआ, यानी 1212 इसका सही जवाब है। काफ़ी अच्छे जवाब आपकी तरफ से मुझे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या आज कम है। ऐसा क्या हुआ? ओके, कहीं पूजा में तो नहीं लगे हैं, ऐसा हो सकता है। अगर आप ओके, एक और सवाल, ये सवाल मैं आपको हर प्रश्न, हर प्रतिशत में कराता हूँ कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96? यहाँ पर 3 तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। अच्छा, नोटिस नहीं आता? ओके, यहाँ पर 3 तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है। वो सवाल क्या पूछा जाता है? नंबर 1 जो है लिखा है योगफल क्या है, नंबर 2 कुल गुणनखंड कितने हैं, और तीसरा सवाल होता है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ये सवाल सीटेट में हर बार आ रहा है। अब क्या टोटल फैक्टर कितने हैं, फैक्टर का सम कितना है, और टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, ये सब अलग अलग हैं। प्राइम फैक्टर इज डिफरेंट, फैक्टर इज डिफरेंट। तो मैं आपको पहले आपको बताता हूँ कि पहले फैक्टर कितने हैं। तो 96 को जब आप करेंगे तो हम कैसे करते हैं? 1:96, 2 से काटेंगे तो 48, 3 से काटें तो 32, 4 से काटें 24, 5 से कटता नहीं, 6 से काटें 16, 7 से काटें नहीं कटेगा, 8 से काटें कट जाएगा, 9 से काटें नहीं कटेगा, 10 से काटें नहीं कटेगा। अब यानी कुल मिलाकर कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल फैक्टर कितने हुए? टोटल नंबर फैक्टर है 12। पहला सवाल का जवाब ये। अगर वो पूछे कुल कितने फैक्टर तो आपको इस तरह से करना है, टोटल नंबर फैक्टर आपको पता लग गया कितने हैं? 12। अब बात करते हैं अब इनके सम की, यानी अब आपसे पूछा गया इनको जोड़ के बताओ। तो आप क्या करेंगे भाई? 96 प्लस 48 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8
+6 +4 प्लस सबको जोड़, जल्दी बताओ कितना आना चाहिए। सिंपल सवाल है 96। अब देखो जोड़ने का तरीका बताऊंगा आपको, पहले आप जोड़ के कोशिश करो कितना मिलता है, आइए आप मुझे बताएंगे। तो यहां पर दूसरा सवाल है ये कि इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये मैं आपसे पूछूंगा और यहाँ पर देखते हैं कितना जवाब आपको मिलता है। ये तो आप बताएंगे और हम तो सिर्फ आपसे पूछेंगे। ओके, तो देखते हैं जवाब। यहाँ पर दो तरह का सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 252, बहुत बढ़िया जवाब। देखो जोड़ना कैसे है, देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 40 और 40 80 हो गया ना, ऐसे जोड़ना है शॉर्ट में। 6 और 4, इसको देखो 6 और 4 है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे ना। आपने कहा बिल्कुल जुड़ जाएंगे, तो कितना हुआ, आपने कहा 9 और 2 11 120, तो 200 तो यही खत्म हो गए, बड़ी वैल्यू तो यही खत्म हो गई। तो लार्ज वैल्यू कैन फिनिश हियर। अब क्या बचे, अब बचा 12 और 8 20, ये 20 हो गया। अब क्या बचा 16 और 4 20, ये भी 20 हो गया। 6 3 9 2 11 और 1 12, ये हो गया, जुड़ गया। तो कितना हुआ 240 50 252। तो आप इसको इस तरह से आसानी से जोड़ सकते हैं। हालांकि जोड़ो ऐसे भी सकते हो, 6 और 8 14 और 2 16 और 4 20 4 24 2 26 और 8 34 6 40 44 47, इस तरह से भी जोड़ सकते हो। लेकिन राइट आंसर क्या है, ये। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाता कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो कैसे करेंगे। तो प्राइम फैक्टर को करने का तरीका ये है, आप इसको ऐसे फैक्टर निकालेंगे। 2 48, फिर 2 से करें, आपने कहा 24, फिर 2 से करें, आपने कहा 12, फिर 2 से करें, आपने कहा 6, फिर 2 से करें, आपने कहा 3, फिर 3 से करें 1। तो कितने फैक्टर बने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यही हुआ ना। तो अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो ये 2 जितनी बार भी आई, ये एक ही फैक्टर है, दैट इज 2। तो इसके टोटल 2 प्राइम फैक्टर हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड हैं इसके 96 के। वो कौन कौन से, एक 2 और एक 3। इज इट याद, क्लियर, याद रहेगा। तो अगर वो पूछे प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप सिर्फ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे और अपना आंसर जो यूनिक नंबर से, बस नंबर चाहे कितनी बार भी यूज हुआ, लेकिन फैक्टर वो एक ही काउंट होता है। तो 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। 26 and 26 are 26 and the 100th of 26 can be written as। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 26 और 26 का शतांक आपको लिखना है। तो देखो 26 तो पूरा हो गया, दैट इज 26, नो प्रॉब्लम। लेकिन 26 का शतांक की बात कर रहे थे। शतांक क्या होता है, शतांक शतांश यानी डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.26। इन दोनों को जोड़ दो, 26.26। तो राइट ऑप्शन इज 1 ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर नाउ, समझ में आ रही है सबको बात। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में ज़रूर आ रही होगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जवाब क्या मिलता है और समझते हैं प्रश्न को किस तरह से आप इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। ए इज़ द राइट आंसर, बहुत बढ़िया जवाब। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। और मैं आपको बहुत बार बोला हूं कि इस बार जो टेट के सवाल आएंगे उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर में 1.5 सेंटीमीटर होते हैं। 0.40 और 0.4 समान है, या 3/4 रुपये बराबर रुपये 0.75 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया करें, आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। ABCD में से आप कौन से प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ये भी आप ज़रूर मेंशन किया करें। और मुझे उम्मीद है मेंशन आप करेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका।
बी, सबने कहा बी। देखो सिंपल सी थ्योरी है भाई, 3/4 में अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा, करेक्ट लिखा है। और अगर आप बोलते हैं कि 0.40, इसके आगे और 4-5 जीरो लगा दो तब भी इसका वैल्यू 0.4 रहेगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद क्रमिक जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता। दशमलव के बाद क्रमिक जीरो का वैल्यू बेकार होता है। तो राइट ऑप्शन ये भी सही है। अब इसको देखते हैं, 1 मीटर, 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 1.5 नहीं होना चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 100 + 5 कितना होना चाहिए? 105। तो यहाँ 105 होना चाहिए था। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, बड़ा देख करके लगा देते हैं निशान कि बड़ा वाला है वही गलत होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 का स्क्वायर बराबर 100। और एक आयत है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर, यानी 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूँ तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये एकदम सही है, बड़ा हमेशा गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, आपने एकदम सही जवाब को चुना है। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न है 14/33, 21/22 और 42/55 का HCF क्या है? मेसरमेंट्स HCF। What is the HCF of 14/33, 21/22, 42/55? What is the HCF? 14/33, 21/22, 42/55, 42/55 दो बार आ गया है, तो इसको नन ऑफ दीज कर देते हैं। ओके, क्योंकि दो बार 42/55 सेम लिख दिया है। तो देखेंगे जब आप क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी अच्छे प्रश्नों की स्पीड है आज, सॉल्यूशन भी हो रहा है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं और चीज़ों को आप समझ भी रहे हैं। तो 14/33, 21/22, 42/55 का HCF। तो शायद मैंने आपको बताया था कि जब भी आप भिन्नों के यानी फ्रैक्शन के HCF की बात करते हैं तो क्या होता है, जो भी अंश है यानी अंशों का क्या निकालते हैं आप? HCF, और हर का क्या निकालते हैं आप? LCM, है ना, ये करते हैं हम। क्लियर है? ओके। तो भिन्नों का HCF बराबर अंशों का HCF वन हर का LCM। अब क्या बात करें, अब हमने बात सुनी यहाँ पर, अब अंशों का HCF हर का LCM करें तो अंश कितना है आपने कहा, यानी 14, 21 और 42, क्या क्या निकालेंगे हम? HCF। और नीचे क्या है? 33, 22 और 55 क्या निकालेंगे? LCM। इज इट क्लियर? तो अब हमने क्या देखा, अब आपने देखा कि 14, 7, 42 का HCF कितना? 7, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 21, 7 6 42 अपॉन, अब क्या करें, आपने कहा 33, 22 और 55 का LCM कितना होगा? एक मिनट रुकिएगा, हेलो 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 हेलो, ओके। तो 7/55 यानी 330, 330 ही आएगा ना। तो यानी इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ऊपर 7 आना ज़रूरी है और 7 तो किसी में भी नहीं है ऊपर। तो राइट ऑप्शन समझ में आया। और अगर आपको LCM निकालना होता तो इन वैल्यूज़ का LCM निकाल देते, इसका HCF। तो भिन्नों का HCF LCM इस तरह से काम करता है। क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दाएं तथा 5 दाएं के बीच में है। इसके इकाई का अंक दाएं के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल कितना है? क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूँगा जवाब मिले। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और जवाब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से देंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। ओके, a number is smaller than half of the 100 and is between 10 and
5 10s, इनके बीच में वो संख्या पड़ती है। और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जवाब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और 10वें प्रश्न का जवाब आपकी तरफ से क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल को समझने की शुरुआत हो चुकी है, जानने की बात हो चुकी है और देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। तो देखो सिंपल है भाई, 100 के आधे से छोटी यानी इसको पढ़ लो चाहे इसको पढ़ लो, 4 और 5 के दहाई के बीच में बराबर है, नहीं वो संख्या 40 और 50 के बीच में है भाई। 4 दहाई 40 और 5 दहाई 50, वो संख्या इन दोनों के बीच में आती है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, यानी अगर मैं इस संख्याओं के बीच में संख्या लिखूँ तो कौन कौन सी आएंगी? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, ये इन दोनों के बीच की संख्याएं आ गई। इसको 52 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो है। उसने बोला यदि संख्याओं के अंकों का योग। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ड हैं, इकाई का अंक दाएं के अंक से एक कम है। अब देखो इकाई का अंक दाएं का अंक 4, 3 हो गया, कम नहीं है, 2 3 कम है, ये 2 कम है। सिर्फ ये वाली संख्या ऐसी मिलेगी जहाँ पर इकाई का अंक 3 और दाएं का अंक 4 है, एक कम है। और साथ में इसके अंकों का टोटल कितना है? आपने कहा 4 + 3 = 7, तो सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना ये। तो उन अंकों का गुणनफल कितना है, यानी इन दोनों अंकों का 4 और 3 का गुणनफल कितना है? तो राइट ऑप्शन इज 12। क्लियर है? हाँ, वैसे इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, समझाने में समय लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत जल्दी से कर लेते हो। दैट्स वेरी गुड। आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करें। क्लियर है? डन। आगे बढ़ूं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। अब पिज्जा पे मत पहुंच जाना, सोचो को पिज्जा आ गया, चलो पिज्जा खाने चलते, पढ़ बाद में लेंगे। पिज्जा को भी खाना, लेकिन सवाल को खा लो पहले। प्रश्न क्या है? किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा को कितना भाग मिला? तो बाद में बच्चा तो ये बोल रहा है भैया देता ही नहीं, इससे बढ़िया तो ये तो मेरी डांड में चिपक के रह गया भाई। 1/4 भाग रेनू खा गई और एक जो बचा भाग उसको 12 बच्चों में बांट दिया। तो क्या बोलेंगे बच्चे? बोले जी हमें ना चाहिए, तुम ही खा लो, है। तो देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या था। सवाल कुछ इस तरह से था, ये पिज़्ज़ा है, पिज्जा यहाँ पर आया और रेनू ने ये वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया। तो पूरे पिज्जे से 1/4 भाग खत्म हो गया, तो कितना बचेगा? 1 2 3। तो अभी पिज्जा का 3/4 भाग बचा हुआ है। अब ये 3/4 भाग 12 बच्चों में बांटना है, यानी इस 3/4 को भी 12 बच्चों में बांट दिया। तो 3/4 × 12, 3 चौक 12, तो एक बालक को 1/16वां हिस्सा मिला। बताओ क्या पिज्जा खाया बच्चों ने? हैं तो 1/16। द राइट ऑप्शन इज ए। आसान है, मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ूं एक और सवाल की तरफ। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। देखते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रखता हूं। उम्मीद करता हूं ये सवाल का उत्तर आप बहुत अच्छे से देंगे। हारून एक फल की दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केले 2 रुपये 50 पैसे प्रति केले की दर से, 3.5 किलोग्राम सेब 57 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से, 1.5 दर्जन आम 1.5 किलोग्राम आम 75 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का नोट दिया हो तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखो समझ लो, मैं यहाँ चीज़ें जो उसने ली, हम एक लिस्ट बनाते हैं। उसने बोला केला, यहाँ होगी क्वांटिटी, ये तो आइटम हो गया, ये क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी कितनी थी? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 और 6 18, 18 केले लिए। ठीक है भैया। क्या रेट था? रेट था 2 रुपये 50 पैसे पर केले का। 3.5 किलोग्राम सेब। सेब कितने लिए? सेब भाई साहब ने 3.5 किलोग्राम लिए केजी, और 1 केजी का रेट कितना था? 57 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम। फिर उसने क्या काम किया? 1.5 किलोग्राम आम, तो आम कितना लिया? 1.5 केजी। किसके हिसाब से? 75 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। और उसने अंगूर खरीदे 750 ग्राम, यानी 0.75 केजी। 750 ग्राम 0.75 केजी होता था। किस हिसाब से? 120 रुपये किलोग्राम से हिसाब से।
अब कुल पैसा कितना बना, समझ रहे हो? इस तरह से निकालते हैं सवालों को, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं करना है। एक जैसे बनिया हिसाब बना था ना दुकान वाला, क्वांटिटी आइटम। अब अगर आपको पैसा निकालना है, अमाउंट निकाल, कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी इंटू रेट, ये तो करते हो। 18 36 और 9 45, 45 रुपए के तो केले हो गए, केले 45 के हो गए ना, तो 45 के तो केले हो गए। सेब कितने हो गए? 3.5 किलोग्राम सेब 57.6 की गुणा कर दो इसमें, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? शायद 50 या 150, 35, 200, 10 रुपये 60 पैसे के होने चाहिए। 201 रुपये, माफ करिएगा, एक मिनट, 201 रुपये 60 पैसे के ये हो गए। आम कितने लिए? 1.5 किलो। जब 1.5 किलो आम लिए 75 रुपये 40 पैसे। देखो ये सिर्फ आपकी इफिशियंसी को चेक करने का, आप इसको कर लोगे अगर मैं आपको पूरा टाइम दूं, लेकिन कितना फास्ट आप करते हो सवाल इस पर डिपेंड करता है ना। तो 113 रुपये 10 पैसे के ये सेब हो गए, और 75 यानी 250 ग्राम और 30 या 90 रुपये के आपके सेब हो गए। यही तो हुआ, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब इन सबको आप जोड़ दें तो कितना हुआ? आपने कहा, देखो सवाल का जवाब तो यहीं से मिल जाएगा, 60 और 10 70, 70 पैसे है ना। तो जब इसे 1 रुपये से घटाओ 30 पैसे बचना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिखा रहा है ना। अगर मैं आपसे बात करूं तो यही तो होगा। अगर मैं आपसे बोलूं भी इस तरह से तो कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप जोड़ लो 45 प्लस 201 246 प्लस 113 रुपये 10 पैसे तो बाद में जोड़ लेंगे, ये हो गया 359 प्लस 90 449, है ना। हाँ, तो ये 30 पैसे ये हो गए, तो 449 रुपये 70 पैसे टोटल। इतने रुपए उसके खर्च हो गए। अब इतने रुपए खर्च होने के बाद 500 रुपये उसने दिए दुकान पर जाने के लिए, तो कितना बचे? 50 रुपये 30 पैसे। दैट इज द राइट ऑप्शन। हालांकि यहीं से भी निकाल सकते थे, 60 तो 70 हो गया ना। जब इसे 1 रुपये से घटाएंगे तो आंसर में 30 आना चाहिए, जो इस ऑप्शन में था। आरती कह रही है, सर ऐप पर मेरे पास मैथ की कोई क्लास नहीं आती। अच्छा, ऐसे आपने मुझे फॉलो नहीं किया होगा, फॉलो कर लो, या फिर आपने मुझे एनरोल नहीं किया होगा। तो राइट ऑप्शन समझ में आया। तो राइट आंसर विल बी व्हाट? दैट इज 50 रुपये 30 पैसे। एक और सवाल, चलिए देखते हैं इस बार सवाल का क्या जवाब मिलता है। यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, तो ये 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल क्या है? देखो इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इसको बाय कॉन्सेप्चुअल मेथड भी कर सकते हैं। तो देखूंगा जवाब क्या मिलेगा। यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक कर दी जाए, तो 300 किलोमीटर की यात्रा, 300 किलोमीटर पहले जा रही थी, 300 किलोमीटर अब जा रही है। तो मैंने माना कि बस की जो सामान्य चाल है, मैं आपको पहले सवाल समझा देता हूँ। मैंने माना बस की सामान्य चाल x किलोमीटर है। उसने बोला अब वो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। आपने कहा सर, जो यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं टाइम को निकालूं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। तो 300 किलोमीटर की यात्रा थी, तो उसने पहली वाली T1 मीन्स पहली वाली चाल से जब वो चली, उसने कितना समय लिया होगा? आपने कहा 300/x। यही तो उसने लिया होगा, पहली चाल के द्वारा चला गया समय 300 किलोमीटर की उसकी यात्रा, x की उसकी स्पीड। ओके, अब उसने बोला अगर वो 5 किलोमीटर आप उस स्पीड को बढ़ा देते, यानी अगर मैं T2 की बात करूं तो क्या करूं? 300 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस करनी थी, स्पीड को x में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, तो क्या बना? आपने कहा नई स्पीड ये आ गई, है ना भाई। यही तो होती है। अगर मैं बात करूं आपसे तो यही तो। अब उसने क्या कहा? सिंपल सवाल समझो, इस वाले समय से इस वाले समय का अंतर 2 घंटा है, यानी 300/x + 5 वाले टाइम से अगर 300/x वाले टाइम को घटाया जाए तो 2 घंटे आना चाहिए। बस हो गया सवाल। तो इसका एलसीएम ले लें आप। आपने कहा ले लो, हमने कहा x × x + 5, तो x + 5 से x + 5 कट गया, तो कितना बचा?
300x माइनस, अब x से x कट गया तो क्या बचा 300x माइनस का 1500 इज इक्वल टू 2। इससे ये कट गया, अब क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर, दो की गुणा करोगे ना, x स्क्वायर की 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू माइनस का 1500। इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड कर दो x से तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना कि यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तभी मैं सवाल को सही से कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो अब इसका फैक्टर कर दिया आपने, तो यानी सॉरी माइनस, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो 25 और 30, 25 30 75 होते हैं ना, तो x बराबर 25 या x बराबर माइनस का 30, तो माइनस में डिस्टेंस होती नहीं है स्पीड, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आप यहाँ से निकाल लेंगे। ये तो बेसिक है, दैट इज 25, ये तो बेसिक था, आप इसको बेसिक से कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको स्मार्ट में बताऊं तो देखो स्मार्ट में कैसे करोगे, समझना। मैंने पहला ऑप्शन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ली, समझते रहना, तो 300 किलोमीटर की दूरी को वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर दी, तो 25 छिक्का 150, 25 से कम 25 और कितने बचे 5, 25 दूनी 50, तो 12 घंटे लेगी। जय माता दी। हाँ जी, 300 में अगर आप 25 का डिवाइड करते हैं तो 12 घंटे लेगी ना, हाँ कि ना? आपने कहा बिल्कुल। आपने कहा अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो 25 को कितना कर दें, 30 कर दें, तो 300/30। अब कितना समय लिया, 10 घंटे, तो कितना घंटे कम लिया, 2 घंटे ना, बस यही तो आंसर कह रहा था। तो बाय ऑप्शन भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। 45 से करके दिखाऊं, 45 की बात कर रहे थे, तो अगर आप इसको 45 से डिवाइड करोगे तो पहली बात तो ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। आप डिवाइड करके देख लो, 45 जो है 300 को पूरा पूरा काटेगा ही नहीं, या काट लेगा, बताओ? नहीं काट पाएगा ना, बिल्कुल नहीं काटेगा, क्योंकि 45 दूनी 90 और 9 कभी 30 को नहीं काटेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर, इसको ऑप्शन से करें चाहे बेसिक से करें, यू विल गेट द आंसर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक और सवाल, चलिए। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणा 0.4 मीटर गुणा 0.2 मीटर है, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा, ऐसी आकांक्षा ऐसे कर सकती हैं आप, जैसे मैंने बताया। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 गुणा 5 गुणा 25 सेंटीमीटर का है। दो पेटी हैं जिनमें आंतरिक माप 56 गुणा 0.4 इंटू 0.25 मीटर है, तो साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी पैक की जा सकती है। तो देखो, तो पहले आपने साबुन की टिकिया का देखा आयतन कितना, ये रहा। अब यहाँ पर इस पेटी, जिस पेटी में रखी है उसका आयतन भी निकालना है। आपने कहा देखो ये सब मीटर में लिखा है, इसको सेंटीमीटर बदल दूं, तो आपने कहा पेटी का आकार कितना हुआ 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर, ये होगा ना भाई। ये मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 की गुणा करोगे ना आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपने इसका आयतन निकाला और इसके आयतन को अगर टिकिया के आयतन से डिवाइड कर दोगे देन यू विल गेट द आंसर। कितनी आएंगी, 25 से 7 8 56 और 8 5 40, 8, ये 2.5 सेंटीमीटर है भाई, इसको 2.5 कर लेना। ये जो है ना, ये दशमलव हट गया यहाँ से, 2.5 है ये, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के 25 सेंटीमीटर थोड़ी हो जाएगी, तो 2.5 है, तो यहाँ पर इसको एक 0 बढ़ा देना 10, तो 8 8 64 दाई 640, तो ये 640 है। यानी एक पेटी में 640 साबुन की टिकिया पैक की जा सकती हैं। लेकिन सवाल पढ़ो, उसने क्या बोला, 2 पेटियां हैं, पेटियां 2 हैं, ये तो एक पेटी में आएंगी, तो दूसरी पेटी में क्या करोगे, आपने कहा 1280। तो ये कंफ्यूज कर देता है सवाल एग्जाम में। हम निकाल तो देते 640 में मिल गया, हम पुट कर देते, लेकिन सवाल को बहुत शांतिपूर्वक पढ़ना है कि 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप, 2 पेटियों की बात हो रही थी, एक पेटी नहीं थी, तो 2 पेटियां थी, तो 640 गुणा 2 देन यू विल गेट 1280।
तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी सी नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक पेटी की बात करता तो हम मान लेते कि आंसर सही है आपका 640। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलिए रहा। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर। तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आएंगे अब एग्जामिनेशन में। ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा अब एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो बी रेडी। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं या आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो पहले समझ लो इसको, मैं आप तब तक आंसर दो, तब तक मैं इसको कर देता हूँ सवाल आपके सामने। सरिता जी, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की, ये आयत है, उसने बोला किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। अगर उसकी चौड़ाई फॉर एग्जाम्पल ए है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, आपने कहा 3 है। ये तो है भाई, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। उसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, यानी अगर हम बात करते हैं ये वर्ग हो गया, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 2a, बस तभी तो आधा होगा ये। अगर इसकी भुजा 2 है वर्ग की, तो आयत की जो भुजा की चौड़ाई है वो इसकी आधी है, तो 2a का आधा a होगा ना। क्लियर है। तो अब उसने कहा जिसका परिमाप 72, इसका परिमाप कितना, 72 है। अगर मैं इसकी परिमाप की बात करता हूँ, देखो कितना हुआ 72, तो इसका परिमाप कितना, 2a 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 2a, तो इसका टोटल परिमाप कितना होगा, चारों भुजाओं का टोटल 8a। इसका कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 दूनी 8 है, तो दोनों का परिमाप 8 है, 8 है, नहीं 72, दोनों का परिमाप 72 ही तो हुआ। समझ में आ रही है बात, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। इसका तो कितना, इसका हो जाएगा 3a², इसका हो जाएगा 4a², ये तो गलत हो गया ना। आप सी कैसे कह रहे हैं, तो राइट ऑप्शन क्या है कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बस आप कैसे सवाल को कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई, सिंपल सवाल है, इसमें आप इतना परेशान काहे हो रहे हैं भैया, आसान है, समझ में आ गया कैसे किया है। होप से सबको समझ में आया होगा कि कैसे सवाल होगा है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ना समझ में आया दोबारा बता देता हूं, फिर समझ लो। अगर आपको ऐसे समझ में ना हो तो फिर समझाता हूं, दोबारा समझ लो। उसने बोला एक आयत है, ये एक वर्ग है, यही तो है। उसने बोला कि वर्ग की भुजा की आधी, अगर वर्ग की भुजा a है तो इसकी चौड़ाई a/2 होगी और इसकी कितनी हो जाएगी 3 × a/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका ज़्यादा आसान था, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सवालों को हल करने के लिए आपको भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a 4a। इसका कितना हो जाएगा, आपने कहा 3a/2 प्लस a/2 × 2, ये तो था आयत का, तो कितना करें 3 और 1 4, तो 2 × 4a/2 से 2 कट गया, दैट इज 4a। तो दोनों का परिमाप बराबर है, तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अभी समझ में आया सब लोगों को, ओके। तो लाइक वाइक भी कर दे करो भाई, लाइक वाइक करने के लिए इतने सारे बच्चे और लाइक इतने से पता नहीं, लाइक तो कहना पड़ता है कि लाइक कर दिया करो भाई, लाइक वाइक करते रहा करो, मनोबल बढ़ाते रहा करो। चलो एक और सवाल। पेडागॉजी शुरू हो गई है। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों को इन स्कोरों को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी छात्रों की वास्तविक जीवन और गणित संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, परियोजना उपागम के द्वारा छात्र को शिक्षा देने की, कक्षा के को आनंदमय और अभिव्यक्तिशील बनाने की, या फिर छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। अश्वनी, हाँ जी अश्वनी, अगर आपने साइंस को चूज किया है तो उसमें आपको 30 प्रश्न मैथ के मिलेंगे।
डोंट वरी। उसमें 20 क्वेश्चन कंटेंट के होंगे, 10 क्वेश्चन पेडागॉजी के हो सकते हैं। अगर सीटेट की बात करेंगे, यूपीटेट की बात करेंगे तो लगभग आपको 30 में से 25 क्वेश्चन कंटेंट और 5 क्वेश्चन पेडागॉजी के मिलेंगे। ठीक है, मैथ आएगा साइंस वालों के लिए, साइंस और मैथ दोनों होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई भी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ए, बिल्कुल सही जवाब। कि जब उनको हम सब बचपन में पढ़े हैं, हम सब बचपन में जानते हैं, और भाई हम जानते हैं कि क्रिकेट हमारा कितना प्रिय खेल हुआ करता था, आपका भी रहा होगा। तो उस प्रिय खेल के माध्यम से टीचर क्या करती, जैसे ही बच्चों को इसके माध्यम से बताया जाता है तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे ये तो हमारे प्रिय सचिन तेंदुलकर हैं, ये तो हमारे सहवाग हैं, मेरे तो जडेजा है, मेरे तो युवराज है। हम तो ऐसे करते थे। तो इस तरह से क्या होता है कि आप बालक को दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो और उसके हिसाब से गणित संकल्पना को मजबूत कर रहे हो। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न, यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति कौन सी है? विश्लेषणात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मंदबुद्धि परीक्षण या सृजनात्मक परीक्षण? If you are a maths teacher, then brainstorming is a useful test method to improve the level of students. For what? For analytical test, diagnostic test, brain test और creative test. तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के सुधार के लिए आप कौन सा टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं? विश्लेषणात्मक? ना, सब जानते हैं कि अगर मंदबुद्धि बालक है, क्योंकि किसी भी कक्षा में 3 प्रकार का बच्चा पाया जाता है, मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो मंदबुद्धि बच्चे को वो मंदबुद्धि क्यों है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, यानी उसके अंदर क्या कमी है, कमी का क्षेत्र कौन सा है, किस कमी के आधार पर वह पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी समस्याएं कैसी हैं, वो समस्याएं किस प्रकृति की हैं, उन समस्याओं का स्तर क्या है। इन सब को जानने के लिए, इन सब की जांच के लिए एक परीक्षण कराया जाता है जिसका नाम होता है निदानात्मक परीक्षण। जब टीचर को ये पता लग जाता है कि बालक इस क्षेत्र में कमज़ोर है, इस क्षेत्र में को समझ नहीं पा रहा है, इसमें इसको समस्या है, तो उसके आधार पर वह उसको रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण देता है। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग उसको दी जाती है और उस रेमेडियल टीचिंग के आधार पर बच्चा उन सब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो मंदबुद्धि परीक्षण के आधार पर आप मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, बिल्कुल डायग्नोस्टिक मेथड, एकदम सही कहा आपने आकांक्षा। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करना, निदान व उपचार के साधनों की व्यवस्था करना, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। तो सवाल का उत्तर आपकी तरफ से क्या आएगा ये तो आप बताएंगे, लेकिन जो भी बताएंगे अच्छा बताएंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। गलत ना करें, सवालों को सही देने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ओके, ए, सबने कहा ए। देखिए बी, इसने बी भी कहा है, यानी अभी आपको पेडागॉजी का लेवल थोड़ा सा कमज़ोर है। पेडागॉजी के लेवल में थोड़ा सा हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी पेडागॉजी को निपुण कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव, CCE बोलते हैं इसको वैसे पूरा, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसको CCE के नाम से जानते हैं। अब ये होते क्या है? व्यापक मूल्यांकन उसका क्या होता है? फाइनल मूल्यांकन, यानी ब्रॉड, जिसमें आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़, इन सब को इवेल्यूएट किया जाता है। और जो सतत मूल्यांकन होता है वो कंटिन्यूअस क्लास बेस्ड एक्टिविटी का मूल्यांकन किया जाता है। तो आपको बता दें, जब भी मूल्यांकन की बात आती, इवेल्यूएशन की बात आती है, ये दोनों चीज़ें ना आपकी
विद्यार्थियों को अपने, बिल्कुल सही बात है। आप कौन सी शिक्षा पढ़ाते हैं? चाइल्ड सेंट्रिक। आप चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। ये तो साफ साफ लिखा है एकदम। योगेश जी आप इसको एक बार अपनी जो पिक्सल से उनको बढ़ा लीजिएगा। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, ये सब जानते हैं आप। तो ये चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है भैया, जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्र होता है, वह अपनी रुचि से पढ़े और उसकी रुचि को क्रिएट करने की जिम्मेदारी टीचर की होती है। वो दूसरी बात है। बच्चों में पहले प्रॉब्लम होती थी, बच्चे कहते थे मेरे तो जो है ना 495 नंबर आए हैं 600 में से, मेरे तो इतना % बना है। तो अब इन बच्चों में इस कंपैरिजन की भावना को खत्म करने के लिए हमने अंक के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया। जैसे A+, अगर बच्चे के नंबर A हैं यानी 80 to 100, उसको A ग्रेड मिलेगा। तो वो सारे बच्चे जो 80 to 100 है वो A ही हैं, चाहे उसमें किसी का 80 आया हो, चाहे उसमें किसी का 90 आया हो। क्लियर है? तो ये भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, निदान और उपचार के साधनों की व्यवस्था मूल्यांकन से पहले की जाती है। मूल्यांकन के समय उपचार और निदान नहीं किया जाता, मूल्यांकन से पहले की चीजें हैं ये। क्योंकि बच्चों को मूल्यांकन तक पहुंचाने के लिए जांचना, उनका इलाज करना किस लिए, जिससे कि वो फाइनल एग्जाम सही से दे पाएं। तो ये जो निदान और उपचार की बात हमने की, वो मूल्यांकन से पहली प्रक्रिया है, बाद की नहीं। और बच्चों को दबाव कम करें, तो सही बात है कि अब जब भी बच्चे प्रेशराइज होते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन एनसीएफ कहता है ना, तो उनके प्रेशर को खत्म करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3 कि निदान व उपचार के साधनों की व्यवस्था करना किसी भी मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता। याद रहेगा। तो सवाल बहुत अच्छे हैं, आप देख भी रहे होंगे। कोशिश करो समझने की सवालों को, और ऐसे सवाल आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में मिलेंगे, सो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? ए, हाँ कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में, अभी सभी तो पढ़ोगे। ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तृत रूप और लघु रूप से भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चा परिपूर्ण समझ ले, जब उसे संपूर्ण ज्ञान हो जाए, संख्याओं का ज्ञान हो जाए। तो यहां पर ए, क्या बात है, सबने कहा ए, बहुत ही खूबसूरत जवाब। क्यों? क्योंकि बच्चा 482 को 400 यानी 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देता, वो लिखता 400, तो उसने 400 लिखा, उसका 82 लिख दिया। यानी बच्चा अनभिज्ञ है किसमें? स्थानीय मान की संकल्पना से। क्यों? क्योंकि कक्षा 3 का बच्चा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इस सवाल में कक्षा 3 नहीं होता, यहाँ कक्षा 2 होता, तब सवाल का जवाब कौन सा होता? अगर मैं बोलूं कि यहां पर नाहिदा सीताराम सीताराम जी क्या पूछना चाहते हो? आप अपने कमेंट को सही से लिखो। सीताराम जी, आपने स्पेस तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, वो क्या लिखा है? सीताराम जी जवाब जरूर देंगे, अपने कमेंट को सही लिखो। आपने सही नहीं लिखा ना कमेंट, देखो आपने क्या लिखा है, अपने कमेंट को पढ़ो। वो सब अपने कोई स्पेस ही नहीं है, उसको कैसे पढ़ें? फिर से कमेंट करिए इतना मुझे। अच्छा, कहीं ये तो नहीं पूछना चाह रहे हैं आप कि आपके बीए में 47% मार्क्स हैं? फिर वही सीताराम आप कैसे लिख रहे हो भाई? सीताराम जी अभी तो फिर वही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया मुझे लग रहा है। चलो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप सही से लिखना सीखिए सीताराम, ये आपको परेशानी करेगा फ्यूचर में। यू BA 47 यू, हाँ 47 अगर आपके BA में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं यूपी टेट का, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? आपके MA में 50% होने चाहिए। ठीक है, ठीक है सीताराम जी। हाँ वो मैंने पढ़ लिया। हाँ मैंने पढ़ लिया परिता,
लेकिन वो मैं उनको ये बस एक सजेशन दे रहा हूँ कि आपको स्पेस देना चाहिए लिखते समय। तो यूपी टेट का फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन तभी भर पाएंगे अगर आपके बीए में 47% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके एमए में 50% होने जरूरी हैं, तब आप भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। हैं तो आप भर दीजिएगा, अगर एमए में 50 है तो भर दीजिएगा। तो बच्चे ने क्या, अगर यहाँ पर कक्षा 2 होता तो क्या होता, देन इसका ऑप्शन नंबर 3 होता, क्योंकि कक्षा 2 में स्थानीय मान की संकल्पना नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 उसमें कोई संकल्पना नहीं दी गई है स्थानीय मान की। कक्षा 3 से स्थानीय मान पढ़ाया जाता है, ऐसा एनसीएफ कहता है। चलो, ये पीछे वाले सवाल का लिखा हुआ है यहाँ पर, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, खेल विधि या आगमन विधि, इनमें से कौन सी विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर सिद्धांत का पालन किया जाता है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि आगमन तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है ना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ आगमन चलती है। निगमन इसकी अपोजिट होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी अननोन टू नोन। कौन सी विधि? निगमन विधि, जो सूत्रों पर आधारित होती है और सूत्रों के आधार पर वो काम करती है। क्लियर है? ये बात अच्छे से समझ गए आप, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जवाब देते रहिए करो आप अपने। तो भाई आज के सवालों का सिलसिला यहीं रोक दें, क्योंकि आज के सवाल मुझे लगता है इनफ हैं, काफ़ी हैं, और मेरा समय भी पूरा होने वाला है। तो आज के सवाल आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर इसी से मैं मुलाकात करूंगा एक नए सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।